हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मौर्यकालीन कला यानी मौर्य काल से पहले की कला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री मॉडर्न आर्ट। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आती है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन से उसे मैच कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है और मौर्य काल का प्रारंभ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। अतः दोनों के बीच 1000 वर्षों का अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत और मौर्य काल का प्रारंभ, इन दोनों समयों के बीच में 1000 वर्षों का हमें अंतर देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के पश्चात मौर्य युग में ही कलाकृतियाँ मिली हैं। इस अंतराल के दौरान भारतीय कला के कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल का प्रारंभ, इसके बीच में 1000 वर्षों का जो हमें अंतर दिखाई देता है, इसमें हमें कोई चित्रकला के महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी यह मानना अतिशयोक्ति न होगा कि इससे पूर्व की सभी कृतियाँ काष्ठ पर आधारित थीं। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य कला से पहले की सभी कलाकृतियाँ काष्ठ यानी लकड़ी पर आधारित थीं, अतः काल चक्र से ही विनष्ट हो गईं और लकड़ी पर आधारित थी, इसलिए समय के बढ़ते हुए धीरे धीरे यह कलाकृतियाँ नष्ट हो गईं। किंतु वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तुकला और मूर्तिकला की धारा हमारे देश में सदैव अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रही। अविच्छिन्न का मतलब होता है बिना रुके। तो वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में वास्तुकला और मूर्तिकला की धारा बिना रुके यानी कि अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रही है। फिर भी प्राचीन युग के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें मौर्य काल से पूर्व बौद्ध काल तथा नंद वंश की कला का परिचय मिलता है। तो हमें कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिसमें हमें मौर्य कला से पूर्व बौद्ध काल और नंद वंश की कला के अवशेष मिले हैं। जिसमें क्या क्या है देखिए यहाँ पर। इसमें गिरिव्रज के कुछ ध्वंसावशेष, कौशाम्बी का घोषित राम विहार, लौरिया नंदनगढ़ के शमशान चैत्य, पिपरहवा स्तूप के अवशेष और उत्तरी भारत से प्राप्त श्री चक्र प्रमुख हैं। तो ये कुछ अवशेष मिले हैं, इन्हीं के बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्राक मौर्यकालीन कला के अवशेष यानी मौर्य काल की कला से पहले की अवशेष। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गिरिव्रज के ध्वंसावशेष। गिरिव्रज महाभारत काल में बृहद्रथ की राजधानी थी, जो 5 पहाड़ियों के मध्य सुरक्षित थी। गिरिव्रज महाभारत काल में, महाभारत सभी ने देखी होगी, तो एक राजा था बृहद्रथ, इसी की राजधानी थी गिरिव्रज। और गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी। कौन कौन सी पहाड़ियाँ थीं? वैभारगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी और वृषभगिरी तथा ऋषिगिरी। इन 5 पहाड़ियों से गिरिव्रज सुरक्षित था, इसी के मध्य में स्थित था। इन 5 पहाड़ियों के बीच में गिरिव्रज स्थित था। इस राजधानी के चारों ओर जो प्राचीर बनी थी, उसके कुछ अवशेष अभी भी मिले हैं। और इस राजधानी के चारों तरफ एक प्राचीर यानी दीवार बनी हुई थी, जिसके अवशेष हमें अभी भी दिखाई देते हैं। यह प्राचीर अनगढ़ पत्थरों के भारी भारी टुकड़ों से एक दूसरे पर रखकर बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट तक और मोटाई 17 से 17.5 फीट तक थी। तो ये बहुत ही भारी यानी कि विशाल दीवार थी, जिसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट तक थी और मोटाई 17 से 17.5 फीट तक थी। इस दीवार को साइक्लोपियन वॉल कहा जाता है। यह दीवार बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है, बहुत ही विशाल है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? साइक्लोपियन वॉल। वैभारगिरी पर सप्तपर्णी तथा सोन भंडार गुफाएं हैं। वैभारगिरी जो पहाड़ी है, इस पर 2 गुफाएं हैं, सप्तपर्णी और सोन भंडार। इन गुफाओं का उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। और सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष, सोन भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है। तो सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष हैं और सोन भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर
मेहराब है जिस पर ओपदार पॉलिश है। गुफाओं को बौद्ध तथा बौद्ध भिक्षु समुदाय के निवास और सभा के लिए अजातशत्रु ने निर्मित करवाया था। तो गुफाओं का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए और सभा के लिए। फिर अगला आता है कौशाम्बी का घोषित राम विहार। कौशाम्बी के उत्खनन से प्राक मौर्य युग के बौद्ध विहार घोषित राम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस चौकोर वास्तु योजना वाले विहार का निर्माण गौतम बुद्ध के निवास के लिए घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था। तो इस विहार का निर्माण घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था, इसीलिए इस व्यापारी के नाम पर ही इस विहार का नाम पड़ गया घोषित राम विहार। इस विहार में चैत्य भी था। अब देखिए, चैत्य अलग होता है, विहार अलग होता है, लेकिन इस विहार में चैत्य भी था। इसके चारों ओर भिक्षुओं के लिए आवास कक्ष थे और इस चैत्य के चारों ओर भिक्षुओं के लिए आवास कक्ष यानी रहने के कमरे बने हुए थे और सामने खंभों पर आधारित बरामदा भी था। आंगन में एक और चैत्य स्तूप था। चैत्य के अंदर एक चौकोर योजना का विशाल स्तूप था। तो इस चैत्य के अंदर चौकोर योजना का एक विशाल भारी स्तूप बना हुआ था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अनेक बार इस विहार में ठहरे थे। तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार इस विहार में ठहरे भी थे। सर्वप्रथम घोषित राम का स्तूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध निर्वाण के बाद बनाया गया था। दूसरी बार तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय इस स्तूप में कुछ निर्माण वृद्धि की गई। तो सबसे पहले घोषित राम का जो स्तूप है उसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध निर्वाण के बाद करवाया गया था। फिर दूसरी बार में अशोक के समय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें कुछ और निर्माण वृद्धि कराई गई, यानी कुछ और निर्माण कार्य करवाया गया। घोषित राम विहार का अस्तित्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार इसका विनाश हूण सरदार तोरमाड़ ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा का मानना है कि इसका विनाश हूण सरदार तोरमाड़ ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। फिर अगला पॉइंट है घोषित राम विहार से प्राप्त सामग्री। घोषित राम विहार से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। इस विहार से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर लिखा था कौशाम्ब्याम घोषित राम महाविहारे भिक्षु संघस्य। ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन इस मोहर पर अंकित थी जो हमें इस घोषित राम विहार से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक खंडित बौद्ध आयागपट मिला है। इसके मध्य में बुद्ध पद लेख थे। तो यहाँ से एक खंडित यानी टूटा हुआ बौद्ध आयागपट प्राप्त हुआ है जिसके मध्य में बुद्ध पद लेख थे। सप्तदल कमल की आकृति वाला दीपक मिला है। यहाँ से सप्तदल कमल यानी कमल की 7 पंखुड़ियों वाला एक दीपक मिला है। बुद्ध की पूजा हेतु घोषित राम में कोहड़ की कन्या नंदयशा द्वारा अभिलिखित एक स्तंभ भी अपने मूल स्थान पर गड़ा पाया गया है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य। लौरिया नंदनगढ़ बिहार प्रदेश में चंपारण जिले का एक गांव है जहां पर शमशान चैत्य के अवशेष तथा अशोक का शिला स्तंभ मिला है। डॉक्टर ब्लॉक द्वारा उत्खनन में स्तंभों पर आधारित एक शमशान भवन के अवशेष मिले जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक स्वर्ण पात्र पर अंकित नग्न मातृ देवी की आकृति है। तो लौरिया नंदनगढ़ के शमशान चैत्य का उत्खनन करवाया था डॉक्टर ब्लॉक ने और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मिली है। स्वर्ण पात्र पर यानी सोने का एक बर्तन है, उस पर मातृ देवी की नग्न आकृति बनी हुई है। इस प्रकार के शमशान चैत्यों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है जिसमें मृतक की रक्षा के लिए पृथ्वी की स्तुति की जाती थी। इस प्रकार लौरिया नंदनगढ़ का यह शमशान चैत्य पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला तथा यहाँ मिली पृथ्वी की आकृति
तत्कालीन मूर्तिकला के साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो ये हो गया लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य। फिर अगला है पिपरहवा स्तूप। यह गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बने 8 स्तूपों कपिलवस्तु, वैशाली, अलकप, वैदीपावा, रामग्राम, राजगृह, कुशीनगर, पिपरहवा इनमें से एक है। तो गौतम बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए थे। कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु का, वैशाली का, अलकप का और वैदीपावा, रामग्राम, राजगृह, कुशीनगर और पिपरहवा। तो इन स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए थे। इन्हीं में से एक है पिपरहवा का स्तूप। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान पर स्थित है। तो पिपरहवा स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान पर। तो पिपरहवा नामक स्थान पर यह बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पिपरहवा स्तूप। सन 1897 से 1899 ईस्वी में डॉक्टर WC पेपे ने सर्वप्रथम इस स्तूप का उत्खनन करवाया। तो सबसे पहले डॉक्टर WC पेपे ने इस स्तूप का उत्खनन करवाया था, यानी खुदाई इसकी करवाई थी। यहाँ से एक प्रस्तर पेटिका मिली है। प्रस्तर यानी पत्थर की पेटिका प्राप्त हुई है, जिसमें 4 अस्थि कलशों के साथ सोने तथा बहुमूल्य पत्थरों की अन्य वस्तुएं मिली हैं। हाथी, मातृदेवी, चिड़िया तथा मनके भी मिले हैं। एक ढक्कनदार अस्थि कलश की पिटारी पर ब्राह्मी अक्षरों में लेख था। तो एक ढक्कनदार अस्थि कलश की पिटारी पर हमें ब्राह्मी लेख मिलता है। इस लेख के आधार पर व्यूलर तथा रिच डेविड्स ने इस अस्थि कलश में स्वयं महात्मा बुद्ध की अस्थियां मानी थी, किंतु फ्लीट महोदय का मानना था कि इसमें बुद्ध के परिजनों की अस्थियां थीं। तो यहाँ से जो अस्थि कलश मिला है, उस अस्थि कलश में व्यूलर तथा रिच डेविड्स ने माना है कि ये महात्मा बुद्ध की अस्थियां थीं, किंतु फ्लीट महोदय ने माना है कि बुद्ध की नहीं, ये बुद्ध के परिजनों की अस्थियां थीं। सन 1971 से 73 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाए गए उत्खनन से डॉक्टर KM श्रीवास्तव ने इस स्तूप के 3 निर्माण स्तर बताए हैं। तो सन 1971 से 73 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया, खुदाई करवाई गई और डॉक्टर KM श्रीवास्तव ने ऐसा माना है कि इस स्तूप के निर्माण के 3 स्तर हैं। यहाँ से डॉक्टर श्रीवास्तव को 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एवं 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ढक्कनदार अस्थि कलश मिला है, जिसमें कुछ जली हुई अस्थियां थीं। साथ ही टीले में मोहरे और सिक्के भी मिले हैं। मोहरों पर कपिलवस्तु नामांकित है। जो मोहरें यहाँ से मिली हैं उस पर कपिलवस्तु नाम लिखा हुआ है। इस उत्खनन के बाद विद्वानों द्वारा यह माना जा रहा है कि उत्खनन कलश बुद्ध की अस्थियों का है। ऐसा माना जाता है कि उत्खनन कलश जो है, यानी खुदाई के बाद जो कलश मिला है, वो बुद्ध की अस्थियों का है। और स्तूप निकला है। निर्माण स्तर प्राक मौर्य काल का है, जबकि ऊपरी निर्माण स्तर मौर्य काल का है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो स्तूप मिला है उसका निर्माण कार्य प्राक मौर्य काल का है, मतलब निचला निर्माण कार्य प्राक मौर्य काल का है और ऊपरी निर्माण कार्य मौर्य काल का है। फिर अगला है श्री चक्र। उत्तरी भारत में मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि विभिन्न स्थानों से पत्थर की गोल चक्रियाँ मिली हैं, जिन पर ज़्यादातर नग्न मात्र देवी की आकृति अंकित है। इस आकृति के साथ कुछ सपक्ष पशु तथा ताड़ वृक्षों का अंकन भी है। गोल घेरे के किनारे पर विभिन्न ज्यामितीय डिज़ाइनों का अलंकरण है, तो कुछ चक्रियों के बीच में गोल छेद है। तो यहाँ से जो चक्रियाँ मिली हैं, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इन स्थानों से गोल चक्रियाँ मिली हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? श्री चक्र। अब श्री चक्र क्यों नाम दिया है ये भी देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन गोल चक्रियों के ऊपर अंकित नारी मूर्ति की तुलना श्री मात्र देवी से की है और इसी कारण इन्होंने इस अस्म चक्रों को श्री चक्र कहा। इस पर जो मात्र देवी की आकृति मिली है, इसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा है? श्री मात्र देवी, और इसी के कारण इसका नाम रख दिया श्री चक्र। 300 से 600 ईसा पूर्व में निर्मित
इन चक्रों को इन्होंने प्राक मौर्य युग का स्वीकारा है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन चक्रों को प्राक मौर्य काल का बताया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वहीं पर क्लियर किए जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।